एक मिनट आपको बोल करके गुड मॉर्निंग। आर्टिकल 23-24 हो गया था ना? ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला। जिसमें ये बताया गया था कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के बारे में और बच्चों से रिलेटेड। आगे बात करते हैं हम लोग। ये भी शायद हो गया था, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम 25 से 28 हो गया है ना? असल में मैसेज हम नहीं पढ़ पा रहे आपके, क्योंकि हैंग कर रहा है सिस्टम। हाँ, ये भी हो गया है, धार्मिक स्वतंत्रता वाला भी हो गया है। 25 से 28 भी हम लोग बात कर चुके हैं, अपलोड हो गया है ना वीडियो। हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 29 और 30 की, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। क्लियर है? तो आर्टिकल 29 एंड 30 में कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की बात की गई है। आर्टिकल 29 हमें क्या बताता है? असल में ये दोनों जो है हमारे माइनॉरिटी से रिलेटेड है। मतलब 29 और 30 अगर हम आर्टिकल देखते हैं तो जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए प्रावधान किए गए हैं 29 और 30 में। क्लियर? देखते हैं क्या है ये। आर्टिकल 29 में हमें बात की गई है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, और आर्टिकल 30 में हमें बात की गई है अल्पसंख्यकों के शिक्षा का संरक्षण। कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोई ऐसी संस्था चला रहे हैं, ऐसा एजुकेशन चला रहे हैं जिसको गवर्नमेंट सहायता प्रोवाइड कर रही है, मतलब एक प्रकार से समझ लो कि सरकार द्वारा ही चलाया जा रहा है, ठीक है? तो ऐसे कोई भी संस्थान जो सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं, तो उसमें आप किसी को भाषा या संस्कृति के आधार पर प्रवेश नहीं रोक सकते। मतलब आप ये कहकर उसे नहीं रोक सकते कि आप इस धर्म के हैं या आप इस भाषा को मानने वाले हैं, इसको देखते हुए आप उसके प्रवेश को नहीं रोक सकते, ठीक है? तो यहाँ पर 29 में क्या बात कर रहा है वो, कि भाषा या संस्कृति के आधार पर किसी संस्था में प्रवेश नहीं रोका जा सकता। राज्य से वित्त पोषित का मतलब होता है जो
जिसको सरकार पैसा दे रही है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी इसकी कैटेगरी में आते हैं, और वो जो स्टेट से पैसा पाते हो, मतलब जो स्टेट का मतलब यहाँ पर सरकार है, यहाँ पर स्टेट का मतलब गवर्नमेंट से है, ठीक है, राज्य से नहीं है। स्टेट का मतलब गवर्नमेंट से है कि कोई भी ऐसी संस्था जो गवर्नमेंट उसको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी तरह से अगर उसको मदद कर रही है, तो वहां पर आप किसी को भाषा और उसकी संस्कृति के आधार पर प्रवेश से नहीं रोक सकते। मतलब सबको शिक्षा का अधिकार है, वहां पर वो जा सकते हैं, ठीक है। अब बात ये है ना कि जैसे ये लोग अल्पसंख्यक बोल रहे हैं माइनॉरिटी के लिए, तो अब अल्पसंख्यक कौन है? तो ऐसा कोई शब्द परिभाषित नहीं हुआ है, मतलब संविधान में कि अल्पसंख्यक की पूरी डेफिनेशन दी गई हो कि ये लोग अल्पसंख्यक है। हाँ, समय समय पे कुछ आयोग बने हैं जिन्होंने इस चीज को डिफाइन किया है। तो एक अल्पसंख्यक आयोग बना था, उस अल्पसंख्यक आयोग ने भारत में कुछ लोगों को माइनॉरिटी कमिटी में शामिल किया, जैसे मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी। तो अगर हम कहें कि भारत में किन लोगों को अल्पसंख्यक में शामिल किया गया, तो ये जो कैटेगरी है मुस्लिम की, ईसाई की, सिख की, बौद्ध की, जैन की और पारसी की, इन लोगों। अब इसका मतलब ये नहीं है कि केवल यही लोग माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी ये तो है। 29 में हमें तो ये कह रहा है कि जो माइनॉरिटी है उनको कहीं भी प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है, ठीक है। लेकिन 30 में वो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि माइनॉरिटी मतलब केवल ऐसे नहीं डिफाइन होता। माइनॉरिटी को दो आधार पर डिफाइन किया जाता है, एक भाषा के आधार पर और एक धार्मिक आधार पर। तो धर्म के आधार पर तो आपने डिफाइन कर दिया, जैसे कि मुस्लिम है तो ये धर्म के आधार पे आपने बता दिया, ईसाई हो गए, सिख हो गए, बौद्ध हो गए, जैन हो गए, पारसी हो गए। तो अब एक पर्टिकुलर धर्म है जो आप जिसको आपने माइनॉरिटी बोल दिया। हम लोग को जब माइनॉरिटी कहा जाता है तो हम लोग केवल मुस्लिम समझते हैं, ऐसा नहीं है, और भी जो है उनको भी माइनॉरिटी का दर्जा दिया गया है। आर्टिकल 30 में वो दो बता रहे हैं कि भाषा के आधार पर भी माइनॉरिटी होती है और धर्म के आधार पर ही होती है। देखिए एक और चीज समझिए, भारत में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, मतलब ऐसे राज्य हैं जहां पर हो सकता है कि हिंदू खुद माइनॉरिटी में हो, जैसे नागालैंड। तो नागालैंड में लगभग 98% क्रिश्चियन है, मतलब 90 से ऊपर क्रिश्चियन ही है वो, 1 या 2% में केवल हिंदू है। तो अब हम ये कहेंगे कि भाई ठीक है, जो क्रिश्चियन है वो माइनॉरिटी में शामिल है, लेकिन अगर हम नागालैंड राज्य की बात करेंगे तो अब वहां माइनॉरिटी तो हिंदू हो गया। तो क्या हमें अल्पसंख्यक की जो सेवाएं हैं या जो बेनिफिट है नागालैंड में हिंदुओं को मिलेंगी? तो हाँ, बिल्कुल मिलेंगी। यहाँ पर माइनॉरिटी जब डिफाइन की गई है तो इसका मतलब ये है कि ये स्टेट को एक पॉइंट दे दिया गया है, राज्यों को, पर्टिकुलर राज्यों को भी दे दिया गया है कि आप ये पता कर सकते हैं कि आपके राज्य में कौन माइनॉरिटी में है। जैसे अगर हम देश की बात करेंगे तो देश के लेवल पर तो हिंदू बहुसंख्यक हो जाएगा। अगर पूरे देश को लेकर चले तो हिंदू जो होगा वो बहुसंख्यक होगा, मेजोरिटी में होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे राज्य है ना जहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी में होगा। तो ऐसे राज्य जहां पर हिंदू माइनॉरिटी में है, अल्पसंख्यक है, तो उसको प्रावधान मिलेंगे जो माइनॉरिटी के। मतलब नागालैंड में हिंदुओं को सुविधाएं मिलती हैं जो माइनॉरिटी वाली है, क्योंकि यहाँ पर माइनॉरिटी डिफाइन किया गया है कि हमें जो 29 और 30 बता रहे हैं वो एक माइनॉरिटी को बता रहे हैं कि किस तरह से मतलब उनको सुविधाएं देनी चाहिए। तो ये राज्यों के पास अधिकार है कि वो किसको शामिल करते हैं, किसको मतलब पता करें वो कि कौन वहां पर मतलब माइनॉरिटी में है। दूसरा समझो भाषा का क्या मतलब होता है। जैसे मान लो कि हमारा यूपी है, यूपी में अब हिंदी ज्यादा बोली जाती है, तो जो हिंदी बोलने वाले लोग ज्यादा होंगे तो हम उनको कहेंगे कि ये मेजोरिटी में है। अब मान लो कोई दूसरी शब्द आती है जैसे कन्नड़ है, अब कन्नड़ हमारे यूपी में ज्यादा बोला नहीं जा रहा, तो जो कन्नड़ वाले लोग होंगे वो लोग एक मतलब माइनॉरिटी में आएंगे। तो इस तरह से भी माइनॉरिटी डिफाइन है, मतलब लैंग्वेज के आधार पर भी डिफाइन है, केवल धर्म के आधार पर डिफाइन नहीं है, ये भाषा के आधार पर भी डिफाइन है कि कोई ऐसा राज्य, जैसे अब महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र में मराठी लोग ज्यादा हैं, मराठी बोलते हैं वो लोग, लेकिन दूसरी भाषा के अगर लोग हैं तो वहां पे वो माइनॉरिटी कहे जाएंगे। क्लियर है? तो आर्टिकल 30 में इस चीज को डिफाइन किया गया कि माइनॉरिटी का मतलब केवल धर्म से रिलेटेड नहीं है, यहाँ पर भाषा का भी मतलब है उसके आधार पर। तो अब इनको अगर ऐसा लगता है कोई माइनॉरिटी है और उसको दिक्कत हो रही है किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में जाने में जो मेजर भाषा वाला है, जैसे समझो
अब कोई कन्नड़ का आ गया, तमिल का आ गया, तेलुगु बोलता है, मलयालम बोलता है, तो अब वो आपके साथ बैठ के कोचिंग में कैसे पढ़ेगा? भाई हम लोग की पूरी चीजें जो चलती है, डिस्क्रिप्शन चलता है, वो हिंदी में चलता है। क्लियर है? अब यहीं पर आकर के 10 लोग बैठ जाएं, मलयालम वाले, केरल वाले, तो नहीं कर पाएंगे ना। तो अब ये अगर उनको दिक्कत हो रही है तो उनको अपनी संस्था खोलने का अधिकार है, सरकार उनको पैसा देगी। तो आर्टिकल 30 ये प्रावधान करता है कि अगर कोई अल्पसंख्यक ऐसा है, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, चाहे भाषा के आधार पर हो, और वो बहुसंख्यकों के साथ शिक्षा नहीं ले पा रहा है, उसे प्रॉब्लम हो रही है, तो अपनी खुद की संस्था खोल सकता है और गवर्नमेंट उसको सहायता प्रोवाइड करेगी। ये आर्टिकल 30 में कहा गया। आर्टिकल 29 कहता है कि आपको किसी को कहीं जाने से रोक नहीं सकते। आर्टिकल 29 कहता है कि आप किसी को केवल उसके धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर आप उसको कहीं प्रवेश से नहीं रोकेंगे। आर्टिकल 30 कहता है कि अगर उसे प्रॉब्लम हो रही है आपके साथ शिक्षा लेने में, तो वो अपनी खुद की संस्था खोल सकता है। तो इंस्टीट्यूट से रिलेटेड जो पॉइंट्स दिए जा रहे हैं, संस्थान से रिलेटेड पॉइंट जो दिए जा रहे हैं, वो आपका आर्टिकल 30 में दिया जा रहा है। तो जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर चीजें समझ में आ जाएंगी कि 29 क्या कहता है कि प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। भाषा या संस्कृति के आधार पर किसी संस्था में प्रवेश नहीं रोक सकते अगर सरकार द्वारा उसको वित्त पोषित किया जा रहा है। 30 कहता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। 30 कहता है कि जो माइनॉरिटी है वो अपनी संस्था खोल सकते हैं और उसका प्रबंधन भी देख सकते हैं। अगर उन्हें ये लगता है कि हमारे लोग ही इसमें होने चाहिए, तो ये उनको अधिकार है कि उसमें अपने लोग ही शामिल कर सकते हैं, माइनॉरिटी के लिए छूट है। तो इसी को कहा जाता है अल्पसंख्यकों की शिक्षा का संरक्षण। अब देखिए स्टूडेंट, अल्पसंख्यक यदि बहुसंख्यकों के बीच शिक्षा लेने में संकोच कर रहा है तो अपने पसंद की संस्था खोल सकता है, सरकार उसे भी धन देगी। और जो अल्पसंख्यक है इसका मतलब दोनों टाइप से है, भाषा पर भी और धार्मिक पर भी। तो आपको दोनों चीजें क्लियर हो गई। आर्टिकल 29 उनके हितों की संरक्षण करता है, मतलब उनको किसी भी आधार पर रोका नहीं जाएगा, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाने में, किसी भी संस्थान में जाने पर, कहीं पर प्रवेश करने से। आर्टिकल 30 कहता है कि अगर उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही है बहुसंख्यकों के साथ शिक्षा लेने में, तो अपनी खुद की संस्था खोल ले और वो उसका प्रबंधन भी कर सकते हैं। आई होप कि क्लियर हो गया आपको। तो 29 और 30 जो है वो आपके माइनॉरिटी कम्युनिटी से रिलेटेड है जो ऐसा करते हैं। क्लियर है? अल्पसंख्यक आपको हमने बता ही दिया कि किन लोगों को अल्पसंख्यक में शामिल कर लिया गया है। धर्म के आधार पर देखें तो मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी, इन लोगों को शामिल किया गया है। अल्पसंख्यक स्टेट वाइज कंसीडर किए जाएंगे, वही हमने बताया कि अब सेंट्रल लेवल पे तय करोगे तो फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब जैसे हमने कहा नागालैंड, अब नागालैंड में हिंदू अल्पसंख्यक है, तो भाई इनको माइनॉरिटी वाले सारे पॉइंट मिलने चाहिए, क्योंकि आप तो माइनॉरिटी की बात करते हैं। तो अगर नागालैंड में कोई हिंदू उसका रह रहा है तो उसको सुविधाएं हैं आर्टिकल 29 और 30 का, आप नहीं रोक सकते, क्योंकि हम माइनॉरिटी की बात करते हैं। तो ये चीज ध्यान रखनी। तो अगर आपके माइंड में ये है कि केवल मुस्लिम वगैरह ही माइनॉरिटी में है या समथिंग, तो ऐसा नहीं है, स्टेट वाइज डिफाइन हुआ है। अगर स्टेट में जिस भी धर्म के लोगों की संख्या कम होगी तो वो माइनॉरिटी में कंसीडर किए जाएंगे। तो ये उस राज्य की जिम्मेदारी है कि ये उनको सुविधाएं दे उस तरह की। अब अल्पसंख्यक संस्था दो प्रकार से बताई जाती है। क्या? जो राज्यों से अनुदान प्राप्त होते हैं, कहने का मतलब जिनको सरकार धन देती है, ठीक है, और जो राज्यों से अनुदान प्राप्त नहीं कर रहे हैं, मतलब डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे एक तो होता है कि वो डायरेक्ट राज्य ही चला रहे हैं, सरकार ही चला रही है, जैसे प्राइमरी स्कूल वगैरह हो गए हमारे, और भी हो गए सरकारी मदरसे वगैरह हो गए जो सरकार चलाती है, तो जो डायरेक्ट चला रहा है। एक होता है जो एडेड होते हैं, मतलब गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त होते हैं, और पूरी तरह से तो नहीं लेकिन सरकार उसको सपोर्ट करती है। तो इस तरह से भी चीजें देखी जाती हैं। तो ये दोनों प्रकार की संस्थाएं खोली जा सकती है। अनुच्छेद 30(1) ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में। यदि किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था की भूमि का आवंटन या अधिग्रहण सरकार कर लेती है तो उस संस्था को बाजार दर पर मुआवजा देना होगा। मतलब आप अगर पब्लिक इंटरेस्ट में किसी पब्लिक कार्यों के लिए उसकी जमीन को लेते हैं तो जो भी रेट उस समय चल रहा होगा आपको उस संस्था को देना होगा। अब आप उसमें ये नहीं कर, वैसे सरकार करती भी है, जबरदस्ती नहीं छीनती है। अगर वो किसी से जमीन लेती भी है तो वो प्रावधान रखता है कि उसका वो मतलब मुआवजा दे, और ये ज्यादा ही होता है, 2 गुना 3 गुना के आसपास होता ही है।
तो ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 31 जोड़ा गया। तो आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल 31 के संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो आर्टिकल 31 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, तो संस्कृति और शिक्षा से रिलेटेड कौन से आर्टिकल है हमारे? संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधी हमारे कौन से राइट्स हैं? तो हमारे पास 2 राइट्स हैं, एक 29 और 31। 29 उनके हितों की संरक्षण करता है, यानी कि उनको कहीं भी प्रवेश से रोका नहीं जाएगा। 30 उनके शिक्षा का अधिकार देता है, यानी कि अल्पसंख्यकों का जो शिक्षा है उसको संरक्षित करने के लिए वो अपनी संस्था खोल सकते हैं और उसका मैनेज भी कर सकते हैं अपने ही आदमी रखकर। क्लियर? आते हैं अनुच्छेद 31 पर। तो अनुच्छेद 31 में अब बहुत कुछ आपका नहीं रह गया है अगर आप लोग समझे स्टूडेंट्स। तो अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार था, अब संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है इसी के तहत। देखो अब एक बात बताओ, अब आप 31 जोड़ रहे हैं, अगर 31 में कह रहे हैं कि किसी की संस्था वगैरह लिया जा रहा है तो एक प्रकार से उसकी संपत्ति ही तो ले रहे हैं आप। भाई जमीन तो उसकी है, तो संपत्ति सरकार ले रही है, तो इसका मतलब संशोधन जरूरी था। तो संपत्ति का अधिकार जो है वो हटा दिया गया था इसी संशोधन से, 44वें संविधान संशोधन द्वारा ही हटाया गया, जिसमें 31 आर्टिकल जोड़ा गया। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ और इसी के तहत संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया गया और इसको मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया, जो कि भाग 12 में आर्टिकल 300A में और अध्याय 4 में, मतलब उसी के अंतर्गत ये रखा गया है। हमने एक आर्टिकल पढ़ा था 19F, अगर आपने याद किया हो तो 19 वाला जो आर्टिकल था उसमें 6 प्रकार के डेमोक्रेटिक राइट की बात हुई थी। बोलने की स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, ठीक है, फिर उसी में आपको संगठन बनाने की थी, कहीं भी घूमने की थी, कहीं भी बसने की थी, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता थी और एक स्वतंत्रता आपकी संपत्ति की थी। तो 19 वाले में जो संपत्ति का था जिसको खत्म कर दिया गया, इसमें आपका अर्जित संपत्ति की, जिसको आपने अर्जित किया है अपने समय में, आपने उसको कमाया है। लेकिन जो 31 आर्टिकल में जो संपत्ति का अधिकार है 31, ये पैतृक संपत्ति की चर्चा है, मतलब आपको ये वंश से मिला आ रहा है। दादा पापा मम्मी दादा वगैरह के पास जमीन हुआ करती थी, आप बच्चे आए उन्होंने उनको ट्रांसफर कर दिया, आपके बच्चे होंगे आप कह देंगे उनको ट्रांसफर कर देंगे, तो ये एक पैतृक संपत्ति हो गई जो चली आ रही है। तो ये आर्टिकल 31 में डिफाइन। जो अर्जित संपत्ति है जिसको आपने कमाया है, अपनी मेहनत से किया है, वो 19 वाले में डिफाइन था, 19F वाले में। क्लियर हुआ सबको? एवरीवन हेलो? ठीक, मैसेज नहीं करो, बस हम थम्स अप कर दो, क्योंकि मैसेज नहीं होगा, कर्सर चल नहीं रहा है। ठीक है, तो ये बात हमें समझ में आ गई। तो हमने देख लिया आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, आर्टिकल 31 और अनुच्छेद 31। तो 31 में ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि अब तो ये खत्म ही है। संपत्ति का अधिकार था, एक संशोधन हुआ और इसको हटा दिया गया। पैतृक संपत्ति की चर्चा किसमें हुई है? तो पैतृक संपत्ति की चर्चा आर्टिकल 31 में है। अर्जित संपत्ति की चर्चा किसमें है? तो आर्टिकल 19 में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अनुच्छेद 32 हमें क्या कहता है? आर्टिकल 32 आपको हमने बताया था, अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो पीछे का स्टूडेंट्स, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान करें। आर्टिकल 13, 2-3 थे आपके पास। एक आर्टिकल 13 था जो सीधा सीधा कहता था कि अगर आपके मूल अधिकारों का हनन हुआ है, तो आर्टिकल 13 में डिफाइन है कि अगर मूल अधिकारों का हनन है तो ये हनन कोई भी नहीं कर सकता। कोई भी राज्य ऐसा कानून न बनाए जिससे व्यक्तियों के मूल अधिकार का हनन हो, और अगर ऐसा होता है तो आर्टिकल 32 के तहत, तो आर्टिकल 32 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। तो आर्टिकल 13 में बताया गया था कि मूल अधिकार का हनन कोई नहीं करे, अगर वो ऐसा करता है तो व्यक्ति 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। या तो फिर एक आर्टिकल और था 226, आर्टिकल 226 से वो कहाँ जाएगा? हाई कोर्ट जाएगा। 32 से कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट जाएगा। एक और आर्टिकल होता है 359। 359 आर्टिकल जो होता है वो ये बताता है कि आपातकाल के समय में, ये आपातकाल से रिलेटेड है, तो आपातकाल के संबंध में, अगर आपातकाल का समय चल रहा है तो आपके मूल अधिकारों को लिमिट किया जा सकता है। ठीक है, तो आपके मूल अधिकारों को लिमिट किया जा सकता है। तो इस तरह से अगर हम देखें अपने मूल अधिकार से रिलेटेड जो हमको बचाने की कोशिश करते हैं, तो वो एक आर्टिकल आपका हो गया आर्टिकल 13 जो आपको ये पावर देता है। एक आर्टिकल हो गया आपका जो आपका 32 ये देता है। एक आर्टिकल आपका हो गया 226 और एक आर्टिकल आपका हो गया 359। इसमें ये बातें की गई हैं जो हमारे मूल अधिकार से रिलेटेड हैं, मतलब फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो चीजें हैं उनसे रिलेटेड।
13 कहता है कि आपके मूल अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए और कोई नहीं कर सकता। 32 आपसे कहता है कि अगर मूल अधिकार का हनन हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। 226 कहता है अगर मूल अधिकार का हनन हुआ है तो हाई कोर्ट चले जाओ। 359 कहता है कि अगर आपातकाल की कंडीशन है तो आपके मूल अधिकार को सस्पेंड किया जा सकता है। तो ये उस समय रिलेटेड है आपका। क्लियर हुआ स्टूडेंट सभी को? ठीक है, तो आते हैं आर्टिकल 32 जिसके तहत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर हमारे मूल अधिकार का हनन हुआ है तो हम इसमें जाते हैं। 32 में एक्चुअल में है क्या? संवैधानिक उपचारों का अधिकार का मीनिंग क्या होता है? उपचार मतलब होता है कि जब कोई किसी को कोई बीमारी हो जाए तो उस बीमारी को ठीक करने के लिए जो हम स्टेप लेते हैं वो एक उपचार है उसका। तो संविधान में भी जब आपके मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो इसका मतलब कि एक बीमारी यानी कि एक डिजीज जो आपके अधिकार का हनन कर रही है तो उसको दूर करने के लिए हमें उपचार करना पड़ेगा। उपचार कैसे करेंगे? कोर्ट जाकर। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि उसको क्या दंड देना है या किस तरह से उस कानून को खत्म करना है। तो इसीलिए इसको रेमेडी कहा जाता है। कोई भी जब उल्लंघन होता है मूल अधिकार का तो हमें ये होता है। अब इसके लिए सुप्रीम कोर्ट करती क्या है? देखो, पहला तो है ये काम कि आप 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो चलिए आप पहुंच गए 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, लेकिन अब 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? तो सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट जारी करती है। अगर उसको ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति का मूल अधिकार का हनन हुआ है तो 5 रिट जारी करती है। रिट क्या होता है? रिट एक प्रकार से एक आदेश है, कमांड है, ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो भी ये कानून बना रहा है उसको हम ये आदेश दे रहे हैं, उसको हम ये ऑर्डर दे रहे हैं कि ये कानून खिलाफ जा रहा है इसके मूल अधिकार के और इसको हम खत्म कर सकते हैं। तो रिट का मतलब हो गया कि 5 प्रकार से वो आदेश देना, कमांड देना जो रिलेटेड पर्सन है। क्लियर? तो संवैधानिक उपचारों के तहत न्यायालय द्वारा प्रदान की जाने वाली रिट कितने प्रकार से वो कमांड देते हैं ये मतलब है। तो जनरली 5 प्रकार के ऐसे कमांड या ऑर्डर जारी करता है सुप्रीम कोर्ट अगर उसको ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन हुआ है तो। 5 तरह के। पहला कौन सा? बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबस कॉर्पस, हेबस कॉर्पस या हबीस कॉर्पस, हबीस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा रिट वो कौन सा जारी करता है? मैंडेमस, परमादेश, मैंडेमस, इस तरह का एक आदेश दे सकता है। प्रोहिबिशन, प्रतिषेध, सरसरी, सर्सियरी, उत्प्रेषण, क्यो वारंटो, अधिकार प्रेक्षा। तो अब हम आपसे अगर कहें स्टूडेंट कि अगर आपके मूल अधिकार का हनन हुआ है तो आप 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। चलिए आप पहुंच गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? रेमेडी क्या देगा? उपचार क्या करेगा? तो 5 तरह के वो आदेश जारी कर देता है जो जिससे संबंधित होगा उसके लिए। सबके लिए 5 नहीं जारी होते, ये पर्टिकुलर किसके लिए रिलेटेड है ये उनके लिए जारी होता है। हेलो, क्लियर एवरीवन? ठीक, अब हमारी बात ध्यान समझिएगा। तो ये 5 रिट कौन सी हैं जो जारी होती हैं? पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, फिर से बोलो, बंदी प्रत्यक्षीकरण। हबीस कॉर्पस, हबीस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हबीस कॉर्पस। दूसरा कौन सा है? मैंडेमस, मैंडेमस, परम आदेश, मैंडेमस, परम आदेश। तीसरा कौन है? सरसरी, 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 उत्प्रेषण, सरसियोरी, ये भी पढ़ सकते हो। तो सरसरी, उत्प्रेषण तीसरा है। चौथा क्या है? प्रोहिबिशन, रोकना, प्रोहिबिशन, रोकना, रोक देना, प्रोहिबिशन, प्रतिषेध, रोक देना। पांचवा है क्यू वारंटो, अधिकार प्रेक्षा, क्यू वारंटो, अधिकार प्रेक्षा। 5 हो गए, एक एक करके हम लोग देखते हैं। अच्छा, एक और बात है, अगर मूल अधिकारों का हनन है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ठीक है, जा सकते हैं। किसके तहत? आर्टिकल 32 के तहत उच्च न्यायालय जा सकते हैं। आर्टिकल 226। क्या हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? यस, 226 के तहत हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन जब आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो सुप्रीम कोर्ट एक क्वेश्चन आपसे जरूर करेगा कि क्या आपने हाई कोर्ट को अप्रोच किया था? तो आपको फिर बताना पड़ेगा कि हाँ हमने किया था या नहीं किया था, जो भी। तो आपको ये पॉइंट है कि आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। अगर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो वो ऑब्वियस बात है क्वेश्चन करेगा ही
क्या हाई कोर्ट में आप गए थे या हाई कोर्ट में आपने अप्लाई किया था? अगर नहीं किए होंगे तो ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कहे कि एक बार उनसे आप हाई कोर्ट में कर लीजिए, नहीं तो ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है कि वो अपना सुनवाई कर सकता है। ठीक है, ये दो चीजें। किस आर्टिकल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा है? किस आर्टिकल को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा है? आंसर है आर्टिकल 32 को। आर्टिकल 32 को इन्होंने संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा है। लेकिन अगर नॉर्मल क्वेश्चन पूछे कि किस भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं, तो आप कहेंगे सर प्रस्तावना को हम लोग संविधान की आत्मा कहते हैं। लेकिन अगर हम कहें आत्मा और हृदय किसे कहते हैं, तो वो हम कहते हैं आर्टिकल 32 को। हेलो, क्लियर हुआ आर्टिकल 32? तो आर्टिकल 32 में दो तरह की चीजें हैं। पहला चीज है कि अगर आपके मूल अधिकार का हनन हुआ है तो आप सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट अप्रोच करिए। दूसरा है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट रेमेडी क्या देगा, उस बीमारी को खत्म कैसे करेगा, तो वो 5 तरह के आदेश जारी कर सकता है। अच्छा, आदेश हाईकोर्ट भी जारी कर सकता है, लेकिन हाईकोर्ट वाले में कुछ लिमिटेशंस हो सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट तो अपना पूरा जो भी उसको सही लगता है वो जारी कर सकता है। तो 5 प्रकार के जो रिट हैं, जिसे रिट कहा जाता है, या न्यायालय द्वारा एक आदेश या कमांड दिया जाता है पर्टिकुलर संस्था को, व्यक्ति को, कि वो काम ढंग से क्यों नहीं कर रहा, तो इस चीज को रिट कहा जाता है। पहला आदेश जो आता है आपका, वो आता है हबीस कार्पस, दूसरा आता है आपका मैंडेमस, तीसरा आपका आता है सरसरी, चौथा आता है आपका प्रोहिबिशन, और पांचवा आता है आपका क्यो वारंटो। चलो एक एक करके देखते हैं स्टूडेंट। हबीस कॉर्पस क्या है? तो हबीस कॉर्पस है टू हैव अ बॉडी, व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करना। सरकार एवं व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी कर सकते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का रिट माना जाता है और 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करना होता है। ये आर्टिकल जो 32 में जो पहला रिट है हबीस कॉर्पस, वो ये कहता है कि अगर किसी ने भी आपको इलीगल डिटेन कर लिया है, आपको गलत तरीके से जेल में बंद कर दिया है, तो ये अधिकार है उस व्यक्ति का, उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करिए और सशरीर पेश करिए। ये नहीं उसका हाथ लेकर के पहुंच गए, चलो सर देखिए आ गया, नहीं, सशरीर, टू हैव अ बॉडी, वो होना चाहिए व्यक्ति। जब तक वो नहीं होगा तब तक केस का कोई मतलब नहीं। तो टू हैव अ बॉडी, हैबिस कॉर्पस, हबीस कॉर्पस का मतलब है टू हैव अ बॉडी, व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत करना। और ये तब किया जाता है जब आप किसी को इलीगल डिटेन कर लेते हैं। ऐसे होता है जनरली, मान लीजिए सजा सुना दिया गया और उसने काट भी लिया, फिर भी आप उसको गलत तरीके से 10 साल के लिए और बंद कर दे रहे हैं, तो हबीस कॉर्पस के रिट पिटीशन डाल सकता है कि इन्होंने गलत तरीके से मुझे बंद कर रखा है, क्योंकि मेरी सजा तो पहले ही खत्म हो चुकी थी। तो हबीस कॉर्पस का उपयोग करके आप ऐसे रिट जारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मैंडेमस क्या है? मैंडेमस कहता है वी कमांड, हम आदेश देते हैं। कौन आदेश देता है? सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा। तो मैंडेमस का मतलब है वी कमांड, हम आदेश देते हैं। लोकतंत्र का प्रहरी माना जाता है। राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता, ये तो आपको पता ही होगा। कोई भी सरकारी अधिकारी अगर अपना ढंग से काम नहीं कर रहा है, उसको उस पद पे रखा गया है, आपको सिलेक्ट किया गया आपके टैलेंट के आधार पर, और आगे चल करके आप कहते हैं कि हम नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार बढ़ गया उसमें, तो आर्टिकल जो ये चल रहा है और इसमें जो मैंडेमस है आदेश देने वाला, इसके तहत अगर आप जाते हैं कोर्ट में, रिट पिटीशन दायर करते हैं, तो फिर जो कोर्ट है वो आदेश देगी उस पर्टिकुलर संस्था को, उस पर्टिकुलर व्यक्ति को जो गवर्नमेंट पोस्ट पे बैठा हुआ है, कि आप अपने काम क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये पावर आपको मैंडेमस में दी गई है रिट के द्वारा। ऐसा ही एक केस था कि मतलब सही से काम नहीं कर रहा था व्यक्ति, या ऐसे भी कह सकते हो कि मान लो कि एक कंपनी है, बैंक वाली है, और वो एक प्राइवेट कंपनी को पैसा देने की बात करती है, चलो हम तुमको पैसा दे देंगे लोन पर और आप अपने होटल को बढ़िया कर लीजिए, अच्छा कर लीजिए। तो अगर ऐसा कुछ है, ठीक है, और उसके बाद वो कंपनी मना कर देती है कुछ समय के बाद कि हम आपको पैसा नहीं दे सकते या ऐसा, तो फिर वो व्यक्ति जो होटल वाला मालिक है वो रिट पिटीशन डाल सकता है मैंडेमस वाली,
कि ये अपने सरकारी दायित्व से पीछे हट रहे हैं। यानी कि अगर आप सरकारी विभाग किसी में भी हो तो आपको अपने कर्तव्य को सही से निभाना होगा, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट आपके खिलाफ मैंडेमस जारी कर सकती है, आपसे पूछ सकती है कि भाई क्यों नहीं कर रहे काम। आप एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं, सरकारी आदमी है, उसके बाद भी काम नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। तो ये इस तरह से मैंडेमस की तरह ये किया जाता है, लेकिन 2 लोगों पे अप्लाई नहीं होता है, राष्ट्रपति पर भी नहीं होता और राज्यपाल पर भी नहीं होता। हेलो, मैंडेमस क्लियर? तो मैंडेमस का मतलब हम लोग को समझ में आ गया कि आदेश देना, यानी कि जो गवर्नमेंट कोई है, सरकारी पद पर है, अधिकारी हो, कोई भी हो, न्यायिक पोस्ट का कुछ हो, है ना, और वो अगर अपने काम को सही से निभा नहीं रहा तो सुप्रीम कोर्ट मैंडेमस दे करके उससे कह सकते हैं कि अपने दायित्व को निभाइए। ठीक है, ये एक पिटीशन डाला जाता है। तीसरा है सरसरी, टू बी सर्टिफाइड, मंगा लेना, प्रमाणित करना। दो को हम एक साथ समझाते हैं। फिर प्रोहिबिशन है, टू फॉरवर्ड, मना कर देना। देखिए दोनों में क्या अंतर है स्टूडेंट। सपोज करिए एक जुवेनाइल है, अवयस्क है, इसने किसी का मर्डर कर दिया है। अब अगर इसने मर्डर कर दिया तो केस चला इसके ऊपर और किसी लोअर कोर्ट पर इसको भेजा गया। अब इस पर केस शुरू हो गया, केस की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई। ये केस की प्रोसीडिंग शुरू हुई और पता चला कि जिस जुवेनाइल पर, बच्चे पर ये केस चल रहा है, अब उसको अपने अधिकार पता नहीं थे बच्चे को, केस चल रहा था, सुनवाई चल रही, लेकिन किसी ने आके बताया, वकील ने या किसी संबंधी ने, कि यार ये कोर्ट तो आपके केस को सुन ही नहीं सकता क्योंकि आप जुवेनाइल हो, और जुवेनाइल के लिए एक नॉर्मल कोर्ट है जो जुवेनाइल के लिए देखता है, तो ये कोर्ट में तो आपकी सुनवाई हो ही नहीं सकती, मतलब ये इलीगल कार्रवाई चल रही है। और पता चला कि इसके बाद आपको सजा भी दे देगा ये। तो जैसे उसको पता चला तो अब वो सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन डाल सकता है, पर्सन वो डाल सकता है, उसके सगे संबंधी कोई भी, कि भैया ये कोर्ट, जिस कोर्ट में इसके मर्डर का सजा का केस चल रहा है, वो कोर्ट तो जुवेनाइल का केस ही नहीं देखता। तो सुप्रीम कोर्ट इस चीज को रुकवा सकती है। सुप्रीम कोर्ट उस निचली अदालत को यह आदेश दे सकती है कि भैया ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, और अगर ये अधिकार क्षेत्र से बाहर है तो आप इस पर सुनवाई कैसे कर सकते हैं। तो वो इस चीज पर रोक लगा सकती है। क्लियर? अब वही व्यक्ति, मान लो उसने मर्डर कर दिया था, कोर्ट में पेश हुआ, कोर्ट में पेश हुआ और सजा दे दी गई। एक केस है जब प्रोसीडिंग चल रही थी, मतलब कि अभी सजा का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, और एक केस है जब सजा का अनाउंसमेंट हो गया है। तो सरसरी और प्रोहिबिशन में कौन सी कैटेगरी किस में जाएगी? तो जो केस की प्रोसीडिंग स्टार्ट है और जो चल रही है, जिस पर रोक लगाई जा सकती है, रोक देना, ये है प्रोहिबिशन। तो ये है प्रोहिबिशन। मतलब कोई भी लोअर कोर्ट अगर ऐसी सुनवाई कर रही है आपकी, और और ये देखने में आता है कि आप जुवेनाइल हैं, तो आपको तो उस कोर्ट में सुनवाई हो ही नहीं सकती थी, और आप चाहते हैं कि वो प्रोसीडिंग रुक जाए जिससे कि वो डिसीजन न दे पाए हमारे खिलाफ, तो ये आपका
प्रोहिबिशन का रिट पिटीशन होता है, जिससे आप अगर सुप्रीम कोर्ट में फाइल करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उस कोर्ट की उस प्रोसीडिंग को रोक देगा उस व्यक्ति के, और हो सकता है कि वो उस केस को अपने पास मंगवा ले। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको गलत तरीके से कोर्ट में सुनवाई की जा रही है, जबकि आपका इस कोर्ट में सुनवाई होना ही नहीं चाहिए था, तो आप प्रोहिबिशन के रिट फाइल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट आपके उस निचले कोर्ट में चल रहे केस को स्थगित कर देगा, और अगर उसको लगता है तो वो केस अपने पास मंगवा लेगा। ये प्रोहिबिशन होता है। सरसरी क्या है? सरसरी ये दूसरा वाला है। कि सब कुछ सुनवाई के बाद और गवर्नमेंट यानी कि वो न्यायपालिका या जो भी है उसने आपको सजा दे दिया है। दो केस है, पहला प्रोसीडिंग चल रही है लेकिन सजा का प्रावधान नहीं हुआ है, दूसरा आपके प्रोसीडिंग जो है वो खत्म होकर के आपको सजा का अनाउंसमेंट हो चुका है। यस, आपको सजा दे दी गई है। अब फिर आपको पता चलता है अरे ये सजा कैसे दे सकता है, बाद में पता चलता है ये तो इलीगल हो गया, हम तो जुवेनाइल थे। तो जब सजा बोल दी गई है, अनाउंसमेंट हो गई है, और उसके बाद भी अगर आप उसके खिलाफ जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। आप एक रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डालेंगे, किसके तहत? सरसरी, अगर सजा हो गई है तो, और अगर अभी सजा नहीं हुई है तो आप प्रोहिबिशन करें। यस, हेलो, क्लियर है? रौनक, कृष्णा, ओके। तो आपने समझ लिया, एक आपने क्या समझ लिया? एक आपने समझ लिया बंदी प्रत्यक्षीकरण। किसी को अगर इलीगल डिटेन किया गया है, इलीगल डिटेन, असल में इसको इलीगल तरीके से जेल में बंद कर दिया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। ये कह सकता है कि हमारे ऊपर झूठे केस लगाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट उसको सुनेगा, तो सुप्रीम कोर्ट पूछेगा भाई क्यों लगाया आपने। तो इस तरह से कुछ चीजें होती हैं। तो ये इलीगल डिटेन माना जाता है। ठीक है, कैसा डिटेन माना जाता है? इलीगल डिटेन। अगर इलीगल डिटेन आपको किया गया है, आपको केवल पकड़ करके बंद कर दिया गया है, और आप तो 24 घंटे के अंदर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बॉडी के साथ, मतलब सशरीर उसको न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने ले जाएं। बाकी जो होगा वो खुद देख लेंगे। ठीक है। मैंडेमस क्या था आपका? वी कमांड, हम आदेश देते हैं कि अगर कोई संस्था या सरकारी पद पर बैठा व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है तो हम ये रिट जारी कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा करवा सकते हैं मैंडेमस की। लेकिन ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति और राज्यपाल पर मैंडेमस नहीं लगता। मतलब आप सरकारी व्यक्तियों पे आप जारी करवा सकते हैं, गवर्नमेंट पदों पे बैठे व्यक्तियों को करवा सकते हैं अधिकारी वगैरह, लेकिन आप राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध ये जारी नहीं कर सकते। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल को इनसे फ्री रखा गया है। मैंडेमस के बाद आता है आपका सरसरी। सरसरी क्या होता है? जैसे हमने एग्जांपल दिया था आपको कि अगर रोकने का प्रावधान है, अभी मतलब उन्होंने डिसीजन नहीं दिया है और उसके पहले ही आप रोक देना चाहते हैं, तो आप अप्लाई करेंगे सरसरी की। हेलो, क्या कुछ दूसरा बोला? देखो, कंफ्यूजन तो नहीं हो रही ना? यस, कृष्णा, रौनक और जो लोग भी हैं, देखिए एक बार हम फिर से कर देते हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा ये हो जाए, नहीं तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी आपको। देखिए स्टूडेंट्स, हम फिर से इसको कर देते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रिट पिटीशन है। ये रिट पिटीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले समझते हैं हिबस कॉर्पस। हिबस कॉर्पस, अगर किसी को इलीगल तरीके से डिटेन कर लिया गया है, इलीगल डिटेन का मतलब है कि आपको गलत तरीके से बंदी बना लिया गया है, आपको जेल में डाल दिया गया है, तो आपको 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को, मतलब कोई ऐसा है कि अगर कोई इलीगल पुलिस पकड़ के ले गई है और तो उसका बनता है कि 24 घंटे के अंदर वो उसको पेश करे न्यायालय के सामने। अगर ये नहीं करते हैं
तो आप सुप्रीम कोर्ट में सीधे हाबीज कॉर्पस का रिट पिटीशन डाल दीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत बुला लेगा उन्हें कि भैया क्यों नहीं पेश कर रहे हैं न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने। हो सकता है कि आपका इलीगल डिटेन हो, तो हाबीज कॉर्पस जो है ये इसके तहत सुप्रीम कोर्ट सीधे उनको बुला लेगा, कहेगा भैया ऐसा है कि आप इसको लाइए, फिर हम चेक करेंगे कि आपने ये इलीगल डिटेन तो नहीं किया है। जैसे कि अर्नब गोस्वामी वाला केस था तो सुप्रीम कोर्ट में नहीं चला गया था जब उसको उठा के ले गए थे लोग। तो जैसे ही हाबीज कॉर्पस की आपकी ये पड़ेगी तो इलीगल डिटेन जो होता है इसके खिलाफ सुना जाता है ये, और व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करना जरूरी है, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पार्ट है उसके। मैंडेमस क्या होता है, ये सरकारी लोगों के लिए जारी होता है, ये उनके लिए उनके कर्तव्यों को याद दिलाने के लिए। आप जिलाधिकारी हैं, आप डीएम हैं, आप पुलिस कमिश्नर हैं, आपका धर्म बनता है, आपका एक कर्तव्य है कि आप अपने कर्तव्यों को निभाएं, सभी को एक नजर में देखें, सबको मतलब सही तरीके से करें, किसी के साथ भेदभाव ना करें। तो जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, कोई भी निकाय है, संस्था है, अगर वो अपना काम नहीं कर रहा ढंग से तो आप मैंडेमस के थ्रू आप एक रिट पिटीशन डाल दीजिए और कहिए कि भैया देखिए ये काम नहीं कर रहा। जैसे हमने एग्जांपल दिया था आपको कि एक कोई बैंक है या कोई संस्था है, उसने वादा किया, क्या वादा किया, किसी एक होटल मालिक से वादा किया, तो होटल मालिक से इन्होंने वादा किया कि हम आपको पैसा देंगे और आप अपने होटल को बढ़िया बना लीजिए, हम आपको देंगे, लोन देंगे। और आगे चल करके ये बैंक मुकर जाता है, ये संस्था मुकर जाती है, कहती है कि नहीं भैया हमारे पास पैसा नहीं है, अब हम आपको नहीं दे सकते। तो फिर आपने वादा क्यों किया था, उसे कॉन्टेक्ट क्यों किया आपने फिर? तो ये होटल वाला सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा और एक रिट पिटीशन डाल देगा मैंडेमस की कि ये जो अधिकारी है, सरकारी अधिकारी, ये अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे, ये सही से काम नहीं कर रहे। तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत बोलेगा क्यों नहीं कर रहे भाई, आप एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, चीजें हैं, आप क्यों गड़बड़ कर रहे हैं। तो इस तरह से चीजें जारी होती हैं। तीसरी अगर बात करें स्टूडेंट सरसरी की और प्रोहिबिशन की, तो हमने बताया, आपको एग्जांपल देकर के समझाया था। देखिए सरसरी को एक बार पढ़ लीजिए। मंगा लेना, प्रमाणित करना, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट निचली अदालत को कमांड दे सकते हैं कि वे अपने रिकॉर्ड्स उनको सौंप दें फॉर जुडिशियल रिव्यू। जजमेंट अनाउंस हो गया है और वह इलीगल है तो उसे खत्म करने के लिए अगर किसी कोर्ट ने भी, अगर निचली अदालत ने एक जजमेंट दे दिया है और हमें लगता है कि ये जजमेंट सही नहीं था, ये इलीगल जजमेंट है, तो हम इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और हम एक रिट पिटीशन डाल देंगे सरसरी की कि भैया इसने जो जजमेंट दिया है ये गलत दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, वो मंगवा लेगा पूरा रिकॉर्ड कि इस व्यक्ति से रिलेटेड जो भी आपने डिसीजन दिए हैं, ये इसका रिकॉर्ड हमें वापस दीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट पूरी समीक्षा करेगा उसका कि क्या ये सही था जो इन्होंने डिसीजन दिया या ये गलत था। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि डिसीजन गलत था तो वो उसको खत्म कर देंगे, सिंपल सी बात, ठीक है। नहीं लगता है तो उसको बने रहने देंगे। प्रोहिबिशन जो होता है, मना कर देना, जजमेंट अनाउंस होने से पहले। देखिए सरसरी है जजमेंट अनाउंस होने के बाद, प्रोहिबिशन है जजमेंट अनाउंस होने से पहले। रोक देना, अगर जजमेंट अभी नहीं हुआ है और लगता है कि गलती हो सकती है तो सुप्रीम कोर्ट उस निचली अदालत में चल रहे केस को रुकवा दे सकता है। जैसे हमने एग्जांपल दिया था, एक पर्सन ने मर्डर किया, वही जुवेनाइल पर्सन, उसने मर्डर किया और ये मर्डर का केस चला गया निचली अदालत में और पता चला कि निचली अदालत तो जुवेनाइल के केस को सुन ही नहीं सकती। पता चला कि जो 18 साल से कम उम्र का बच्चा है, इसका केस तो इस कोर्ट में चल ही नहीं सकता। तो आप एक रिट पिटीशन डाल सकते हैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रोहिबिशन की, रुकवाने के लिए कि ये इनके अधिकार क्षेत्र में तो है ही नहीं, ये किस चीज से ये केस चलवा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत उनको कमांड कर देगा उस निचली अदालत को, आप अपनी प्रोसीडिंग रोक दीजिए क्योंकि आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। क्लियर हुआ?
हेलो, एक लाइन है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कहा नहीं जाता कि बीमारी हो जाए उसके बाद दवा लो, उससे बढ़िया है कि बीमारी ना हो। कोरोना हो जाएगा तो क्या मतलब, कोरोना से हम बचे रहे वो ज्यादा जरूरी है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमें वो डिजीज हो जाए फिर हम उसको सुधारें तो क्या मतलब, हम पहले ही उसको रोक लें। तो क्योर तब यूज किया जाता है जब बीमारी हो गई होती है। क्योर का मतलब होता है अब उस बीमारी को खत्म करना है, तो हम क्या दवा देंगे। प्रिवेंशन का मतलब होता है रोकना, वो बीमारी होने ही ना दे। तो याद कर लीजिए, पी से आप याद कर लेंगे क्या, प्रोहिबिशन। क्योर से याद कर लीजिए सरसरी। मतलब आपको क्या करना है, रुकवाना है, वो केस जो चल रहा है उसी को रोकना है। अभी आदेश आया नहीं है, अभी बीमारी हुई नहीं है, अभी कोरोना हुआ नहीं है आपको, आप उससे पहले ही चाहते हैं कि ये रुक जाए। तो आप जो रिट पिटीशन डालेंगे वो प्रोहिबिशन की रिट डालेंगे। केस चल रहा है और जजमेंट अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन अगर जजमेंट अनाउंस हो गया है, बीमारी हो गई है, तो अब उसको सही करना होगा, तब आप सरसरी की रिट डालेंगे। जजमेंट अनाउंस हो चुका है, जजमेंट अनाउंस हो चुका है, जजमेंट अभी अनाउंस नहीं हुआ है। तो अगर जजमेंट अनाउंस नहीं हुआ है और हाई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, निचली अदालत में ये चाहती है कि वो केस रोक दे, तो आपका रिट पड़ेगा प्रोहिबिशन का रिट। और अगर उसने अनाउंस कर दिया है लेकिन उसकी जो उसने जो डिसीजन दिया है वो आप गलत समझ रहे हैं, तो आप सरसरी की रिट डाल दीजिए, इन्होंने गलत फैसला दिया है। अब इतना तो क्लियर हो गया होगा, बहुत देर से समझा रहे हैं हम सब। कर दो अगर समझ में आ गया तो। वेरी गुड, ठीक। एक लास्ट बचता है पांचवा, देखो चार हो गए हमारे पास, चार हो गए हमारे पास, पांचवा बचता है क्यू वारंटो, ये वाला क्यू वारंटो। ये बहुत आसान है। यदि किसी सरकारी पद पर कोई अवैध रूप से आसीन हो तो यह रिट जारी की जाती है। मतलब समझो, वैकेंसी निकली, वैकेंसी निकली जूनियर इंजीनियर की, ठीक है, और ये पता ही नहीं चला किसी को, पब्लिकली इन्होंने निकाला ही नहीं और अपने आदमियों को भर लिया, हो गए सरकारी पद पे आसीन। तो आपका अधिकार है, कोई भी ये कर सकता है, एक अनजान व्यक्ति भी ये रिट पिटीशन डाल सकता है। भैया ये पता कैसे चला, जेई का तो कुछ आया ही नहीं, ये बन कैसे गए 10 लोग, और 21 अधिकार से इनको बैठा दिया आपने वहां। तो क्यू वारंटो इसलिए जारी होता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी ने गलत तरीके से वो सरकारी पद ले लिया है, कुछ भ्रष्टाचार करके, पैसा दे करके, तो आप इसके खिलाफ जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट इस चीज की जांच करेगी कि ये सरकारी पद पे आया किस अधिकार से, तो पूछेगी भैया तुमको ये पद कैसे मिल गया, तुम्हारे पास अधिकार क्या था, किस अधिकार से आए, क्या अथॉरिटी थी, क्या आपने क्वालिफाई किया एग्जाम, क्या आपने प्रॉपर स्टेप लिया। अगर लिया है तो ठीक है, ओके, और नहीं लिया है तो फिर आपको हटा दिया जाएगा। तो ये है क्यू वारंटो, कि किस अधिकार से आपने ये सरकारी पद लिया है, ठीक है, कहीं भ्रष्टाचार करके तो नहीं आ गए। तो ये वाला कोई भी डाल सकता है, स्टूडेंट भी डाल सकते हैं, नॉर्मल पर्सन भी डाल सकता है क्यू वारंटो, ठीक है ना। तो ये कोई भी कर सकता है, क्योंकि सबका हक है कि भाई अगर उसको ऐसी गलती लगती है
तो ये रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाली जा सकती है। तो आर्टिकल 32 के तहत स्टूडेंट कितने प्रकार की रिट पढ़ सकती है? यस, 5 प्रकार की। पहली, बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहली बंदी प्रत्यक्षीकरण, हबीस कॉर्पस, जिसको आपने बंदी बनाया है उसको मतलब प्रत्यक्ष लेके आइए, सशरीर लेकर आइए। दूसरा, मैंडेमस, हम आदेश देते हैं आपको। किसको? सरकारी पद पर बैठे लोगों को। आप अपना काम ढंग से क्यों नहीं कर रहे? बार बार शिकायत क्यों मिल रही है? आप अगर एक पद पर बैठे हैं तो आपका एक कर्तव्य है कि आप अपने कर्तव्यों को निभाएं। रिट तीसरा, सरसरी उत्प्रेषण, कोई निचली अदालत जिसने अपना आदेश जारी कर दिया है, जिसने अपना निर्णय दे दिया है, फैसला सुना चुका है, लेकिन हो सकता है कि ये फैसला गलत दिया हो उसने, तो आप सरसरी की रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाल देंगे। सुप्रीम कोर्ट वो मंगा लेगा पूरा केस वहां से, क्लियर, और सुनवाई करेगा। अगर वो गलत है डिसीजन तो उसको रोक देगा, वो कहेगा नहीं भैया ये खत्म करिए, ये गलत डिसीजन दिया है। लेकिन अभी निर्णय नहीं हुआ है, अभी अनाउंस नहीं हुआ है, फैसला नहीं आया है, अभी केस चल ही रहा है, और उसके बीच भी आप रुकवाना चाहते हैं तो आप प्रोहिबिशन की रिट डाल दीजिए। सुप्रीम कोर्ट रुकवा देगा उसको वहां पर, और हो सकता है कि वो डायरेक्ट अपने पास मंगवा ले केस। तो रुकवाना है तो प्रोहिबिशन, डिसीजन को खत्म करवाना है जो उन्होंने दिया है फैसला, तो फिर सरसरी। और अगर आपको ये पता करना है कि कोई भ्रष्टाचार करके तो सरकारी पद को नहीं हथिया लिया है, तो आप क्यू वारंटो डाल देंगे, सिंपल। ओके एवरीवन, आर्टिकल 32 ठीक। 33, 34, 35 बहुत आसान है, ये बहुत इजी है, इसमें बहुत कुछ नहीं है, 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। देखो आर्टिकल 33 क्या कहता है? मूल अधिकारों में संशोधन करने की संसद को शक्ति, संसद को ये पावर दी गई है कि मूल अधिकार में संशोधन कर सकता है। आपको हमने बताया था 1973 का केशवानंद भारती केस, तो केशवानंद भारती केस के बाद संसद को ये पावर मिल गई थी कि वो मूल अधिकारों में संशोधन कर सकता है, लेकिन वो ध्यान रखे कि जो संशोधन कर रहे हैं ये लोग, उससे संविधान की संवैधानिक संरचना, मूल संरचना खत्म ना हो। केशवानंद भारती केस यही था। तो संसद को जो पावर दी गई है चेंज करने की, उसमें संशोधन करने की, तो ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत, कि कौन सा आर्टिकल है जिसमें संसद को ये शक्ति है कि वो मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। तो ये संसद को पावर है आर्टिकल 33 के तहत। ऐसा वो क्यों करती है? ये राष्ट्रीय सुरक्षा का जब सवाल उठ जाता है, नेशनल सिक्योरिटी का जब सवाल आ जाता है, तो वो ऐसा काम कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा का अगर कोई हित है तो सेना हो, चाहे मीडिया हो, चाहे गुप्तचर हो, उनके मूल अधिकारों को भी प्रतिबंधित किया जा सकता है अगर ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है तो। और ये पावर संसद को है आर्टिकल 33 के तहत। आर्टिकल 34, ऐसे क्षेत्र जहां पर सेना के कानून लगे हुए हों, सेना के कानून जिन क्षेत्रों में लगते हैं जिन्हें मार्शल लॉ कहा जाता है, ऐसा कोई क्षेत्र देश में जहां पर सेना का कानून चलता हो, तो वहां पर मूल अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है। जैसे आपने नॉर्थ ईस्ट में सुना होगा, मणिपुर वगैरह, मणिपुर, असम के कुछ क्षेत्र, इनमें एक कानून लगा हुआ अफसा, AFSPA, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, ये एक सैन्य कानून है। ये सेना को एक स्पेशल पावर देता है उनके किसी के भी घर की जांच करने की और आने जाने पर रोक लगाने की आपके, तो उस समय आपके मूल अधिकार को रोका जा सकता है। अगर सेना वाले क्षेत्र हैं जहां पर उनका कानून चलता है तो आपके मूल अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है आर्टिकल 34 के तहत। आर्टिकल 35, अगर कोई कानून बनाना है, नया कोई कानून बनाना है, मूल अधिकारों से रिलेटेड अगर लगता है कि कुछ चेंज लाना है, जैसे आपने देखा कि समय समय पे आर्टिकल ऐड किए गए हैं, तो मूल अधिकारों से रिलेटेड अगर हमें कोई नया कानून बनाना है या उससे रिलेटेड कोई संशोधन करवाना है, तो ये संसद को पावर है कि उसमें वो कानून बना सकती है। तो कानून बनाने का प्रावधान सुनिश्चित करता है आर्टिकल 35।
ठीक है। अगर उसे लगता है कि कोई नया कानून बनाना है इससे रिलेटेड, तो आर्टिकल 35 इनको पावर देता है कि वो उसको बनवा सकते हैं। तो 33 में बात हो रही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में अगर कोई चीज देखा जा रहा है तो आपके मूल अधिकार को रोका जा सकता है, चाहे वो सेना हो, चाहे मीडिया हो, चाहे गुप्तचर हो, कोई भी, ये संसद को पावर है कि उसको प्रतिबंधित कर सकती है। आर्टिकल 34 कहता है कि जिन क्षेत्रों में सैन्य कानून लगा हुआ है, मार्शल लॉ लगा हुआ है, वहां भी आपके मूल अधिकार को रोका जा सकता है। 35 कहता है कि संसद अगर कोई नया कानून बनाना चाहती है मूल अधिकार से रिलेटेड तो वो बना सकती है। तो 33, 34, 35 ये इस तरह से। अब आपको ये समझना है मूल अधिकार क्या नहीं है। आपने ये तो पढ़ लिया कि मूल अधिकार क्या है, मूल अधिकार क्या नहीं है। वोट डालने का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। वोट डालने का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, यह एक राजनैतिक अधिकार है। हड़ताल करना और चक्का जाम करना यह भी मूल अधिकार नहीं है। स्थायी आवास और अनिवार्य रोजगार की बात करना भी मूल अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट पे नहीं है, क्योंकि हमने ऐसा कोई बात नहीं किया। अनिवार्य रोजगार की बात हो रही है। हाँ, नौकरी देने की बात हुई जरूर है सरकारी संस्थानों में और आर्टिकल 16 में। एक तो उन्होंने भेदभाव के लिए बोला है ना, उन्होंने ये कहा है कि सरकारी संस्थाओं में अगर आप कहीं पर भी अगर आपको रोजगार देना है तो आपको 5 चीजें थी जिनके आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनिवार्य रोजगार की बात नहीं हुई है वहां। तो ये राज्य की या सरकार की जिम्मेदारी है कि किस प्रकार से आपको ये रोजगार प्रोवाइड करते हैं, किस प्रकार से आपको स्थायी आवास देते हैं। ये हमारी सरकार की जिम्मेदारी है कि अपने नागरिकों की सुविधाओं का वो ख्याल रखे। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, तो वोट डालने वाले में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। कई लोग सोचने लगते हैं कि वोट डालने का अधिकार फंडामेंटल राइट में आता है, नहीं, ये राजनीतिक अधिकार है। तो यहां से आपका खत्म होता है स्टूडेंट आर्टिकल 12 से 35, मूल अधिकार खत्म होता है आर्टिकल 12 से 35। नीचे कुछ ऐसे ही है, वो पढ़ने के लिए है आपका। कुछ मेन जैसे कुछ डिसीजन आए थे, जैसे आपने देखा था कि महाराष्ट्र में एक मंदिर था शनि सिंगणापुर मंदिर, जिसमें महिलाओं के प्रवेश को लेकर के बवाल हुआ था। ठीक है ना, महिलाओं ने कहा था कि हमें इसमें प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। तो फिर कोर्ट ने आदेश दिया था, बॉम्बे हाई कोर्ट ने, नहीं आप नहीं रोक सकते, जहां जहां पुरुष जा सकते हैं वहां महिलाएं भी जा सकती हैं। ठीक है, तो कोर्ट भी हमारा गजब का है। इसका मतलब जो लेडीज टॉयलेट है तो उसमें पुरुष भी जाए, और जहां जेंट्स टॉयलेट वहां लेडीज भी जाए, मतलब खत्म है बिल्कुल। अब यहाँ पर जब आता है तो वो कहते हैं कि मॉरल सेंस है आपका, यहाँ पर जब आता है तो कहते हैं ये मॉरल सेंस है। उस व्यक्ति की ये मॉरल जिम्मेदारी है कि वो खुद अपने दिमाग से काम ले। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, तो इतने तो समझदार हम लोग हैं। तो इन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा कि किसी भी पूजा स्थल या मंदिर में प्रवेश हेतु लैंगिक विभाजन पर रोक लगाई, मतलब आप महिला पुरुष के आधार पर उनका प्रवेश नहीं रोकेंगे, या कोई भी ऐसा व्यक्ति है। और जहां भी मंदिर या कहीं पर वो ऐसा है, अगर पुरुष जाते हैं तो महिलाएं भी जा सकती हैं। इस तरह से बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया था। तो शनि सिंगणापुर मंदिर में महिलाओं का प्रवेश शुरू हुआ था। बच्चों से दुष्कर्म करने पर एक जो पास्को एक्ट लगता है उसमें एक मेजर चेंज किया गया था, फांसी का प्रावधान कर दिया गया था। अभी आपने अगर देखा हो 2018 में, तो जो पॉक्सो एक्ट लगता था, जो बच्चों से दुष्कर्म होते थे, तो उसके तहत फांसी वगैरह का नहीं था, लेकिन इन्होंने 2018 में फांसी की सजा का प्रावधान कर दिया। 12 वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चों से रेप अगर दोषी हैं तो उनको फांसी की सजा का प्रावधान है पॉक्सो एक्ट के तहत। ठीक है, विकलांगों से रिलेटेड एक विधेयक पास किया गया था, दिव्यांगों से रिलेटेड, कि 2016 में किया गया था कि कोई भी अगर दिव्यांग है, विकलांग है, तो आप उससे भेदभाव नहीं करेंगे। अगर आप भेदभाव करते पाए गए तो आपको 2 वर्ष की सजा हो सकती है और 5 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। क्लियर है? और पहले तेजाब पीड़ित इस दिव्यांग में शामिल नहीं थे, लेकिन इस 2016 के बाद अगर कोई तेजाब पीड़ित भी व्यक्ति भी है तो वो भी विकलांग की श्रेणी में आएगा। अगर उसमें तेजाब से अटैक किया गया है, एसिड पीड़ित है, तो वो भी विकलांग की कैटेगरी में शामिल हो गया है। तो टोटल 21 तरह की श्रेणियां जो विकलांग में शामिल है। आंख से कोई गड़बड़ है, हाथ से कोई गड़बड़ है, पैर से कोई गड़बड़ है, तो इस तरह की टोटल 21 प्रकार की श्रेणियां हैं जो विकलांगों की श्रेणी में शामिल की गई है। शुरुआत में हम लोगों ने देखा था, बार बार हम एक बात कर रहे थे स्टूडेंट, आप अगर ध्यान दिए हो, कि आधारभूत ढांचे में चेंज ना हो। हमने बोला ना, संसद को पावर है कि चेंज कर सकता है, संविधान संशोधन मूल अधिकार में भी कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इसमें चेंज नहीं होना चाहिए,
मूल ढांचे में चेंज नहीं होना चाहिए। तो समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीजों को बताया है कि कौन कौन चीज मूल ढांचे में आती है। वो यही है, संविधान की सर्वोच्चता ये खत्म नहीं होनी चाहिए, विधि का शासन, कानून सबके लिए बराबर है, इस पर कोई अटैक नहीं होना चाहिए, शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत, आप शक्ति को खत्म नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कि राज्य को शक्ति मिली है तो उसको खत्म करके आप एकदम को कर दें। संविधान का संघात्मक ढांचा, जो संघ की व्यवस्था है वो बनी रहनी चाहिए। धर्मनिरपेक्षता, संघ कोई भी ऐसा काम आप ना कर दें जिससे सेकुलरिज्म खत्म हो जाए, नहीं तो ये मूल संरचना में चेंज माना जाएगा। संसदीय प्रणाली खत्म नहीं कर सकते आप, देश की संप्रभुता बनी रहनी चाहिए, और गणतांत्रिक जो ढांचा है हमारा ये, तो ऐसे करीब 13-14 ऐसे प्रावधान थे जो मूल ढांचे में शामिल किए गए। तो इनको मूल संरचना माना जाता है कि इनमें चेंज नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। आप संशोधन तो करें लेकिन इनमें से कोई भी चीज चेंज नहीं होनी चाहिए। और केवल लिस्ट इतनी नहीं है, ये एक उदाहरण है, समय समय पर सुप्रीम कोर्ट इस लिस्ट में अगर कोई केस आता है तो इसमें वो ऐड कर सकती है। ये कोई फिक्स नहीं है, बस इतना ही आधारभूत ढांचा आता है। अगर कोई ऐसा नया केस आता है जिसमें उसको लगता है कि ये चीज शामिल होनी चाहिए तो वो मूलभूत संरचना में शामिल हो जाएगी। ओके, तो आज हम लोगों ने अपना मूल अधिकार खत्म किया, फंडामेंटल राइट। बड़ा अच्छा लग रहा है ना? आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। कई दिन से हमारा फंडामेंटल राइट चल रहा था 12 से 35 तक, ठीक है, तो कंप्लीट होता है 12 से 35। तो हम लोगों ने अपने 6 मूल अधिकार को देख लिया। हमने अपने समानता के अधिकार को देखा, फिर हमने स्वतंत्रता के अधिकार को देखा, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को देखा, शोषण के विरुद्ध अधिकार देखा, ठीक है, शिक्षा और संस्कृति के स्वतंत्रता का अधिकार देखा। क्लियर है सबको ना? ठीक है, फिर संवैधानिक उपचारों का आर्टिकल 32 खुद एक आपका फंडामेंटल राइट है। फिर हमने 33, 34, 35 की भी बात की कि किस तरह से हम लोगों को उसमें भी प्रावधान किया गया है। और हमने ये भी देखा कि कौन से मूलाधिकार नहीं होते जो जरूरी है कि हम उसको मूलाधिकार ना समझ लें, है ना? ये नहीं कि वोटिंग राइट को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएं, हमारे मूल अधिकार का हनन हो रहा है, नहीं। पहले आप हाई कोर्ट को अप्रोच करिए, क्योंकि हाई कोर्ट दोनों तरह की चीजें सुनता है ना? वो मूल अधिकार को भी सुन लेता है और नॉर्मल वाले भी सुन लेता है, तो उसको लेकर के आप पहुंच सकते हैं। चलिए खत्म करें स्टूडेंट आज के लिए। ओके, तो थैंक यू एवरीवन इतना देर साथ देने के लिए। और मीटिंग तो कैंसिल हम कर ही नहीं सकते, हमारा कर्सर चल ही नहीं रहा, तो कृपया आप लोग लीव करें मीटिंग।